हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मैं संदीप आप सबका अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान आरबीएल में स्वागत करता हूं। तो अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ज्ञान आरबीएल, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। तो चलिए आज हम देखते हैं भारतीय दंड संहिता के बारे में, जिससे कि हमारे आने वाले यूपीएसआई में इससे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है आईपीसी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो पहले हम देखते हैं कि आईपीसी में कितने सेक्शन होते हैं और कितनी धाराएं होती हैं। तो कितने अध्याय होते हैं? 23 अध्याय होते हैं और 511 धारा होती हैं, याद रखेंगे। चलिए अब आगे देखते हैं। पहला क्वेश्चन आईपीसी के टॉप 30 क्वेश्चन है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछे जाएंगे। पहला क्वेश्चन है, घरेलू हिंसा में महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 कब पारित हुआ है? 13 सितंबर 2005, 13 सितंबर 2006, 26 अक्टूबर 2006 और 2 अक्टूबर 2005। तो हमारा सही ऑप्शन सी हो जाएगा, 26 अक्टूबर 2005 को। ये देखो, संरक्षण अधिनियम कब आया था? 5 को, और पारित कब हुआ था? 26 अक्टूबर 2006। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत निम्न में से कौन सा दंड प्रचलित नहीं है? कठोर कारावास, आजीवन कारावास, मृत्युदंड और निर्वासन। तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? निर्वासन। निर्वासन मतलब क्या? देश से निकाल दिया जाता है, उसे निर्वासन बोलते हैं। तो ऐसी कोई भी सजा हमारे आईपीसी के तहत इंक्लूड नहीं है। तो हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला कहते हैं, किसी भी अधिनियम को कानून बनाने के लिए किसकी अनुमति अनिवार्य है? मुख्य न्यायाधीश, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या संसद। तो हमारा सही ऑप्शन क्या जाएगा? राष्ट्रपति। क्योंकि देखो, किसकी अनिवार्य है मतलब किससे अनुमति लेना जरूरी है, क्योंकि उसके बिना कोई भी अधिनियम पास नहीं होंगे। तो राष्ट्रपति, इसके बिना कोई भी कानून देश में लागू नहीं किया जा सकता। चलिए अगला देखते हैं, निम्न में से कितने आयु के बालक को कोई आपराधिक दायित्व नहीं माना जाता? तो 18 वर्ष से कम हो, 16 वर्ष से कम हो, 5 वर्ष से कम हो या फिर 7 वर्ष से कम। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा 7 वर्ष। कहने का मतलब है कि अगर 7 वर्ष से या 7 आयु से कोई कम का बालक है, वो अगर कोई अपराध करता है तो वो अपराध नहीं माना जाएगा, अर्थात उसके ऊपर कोई भी केस नहीं लगेगा, धारा कोई भी नहीं लगेगी। अगला देखते हैं, पैसिव यूथेनेसिया क्या है, जिसे हाल ही में सुप्रीम कोर्ट द्वारा मान्यता प्रदान की गई है? पहला क्या है? दहेज प्रथा लिखने से पहले न्यायिक जांच हो। दूसरा है 3 तलाक को संवैधानिक बनाया गया। तीसरा क्या है? इच्छा मृत्यु की कानूनी मान्यता। चौथा क्या है? समलैंगिक विवाह। तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? इच्छा मृत्यु की कानूनी मान्यता। हमें पता है कि इच्छा मृत्यु को कानूनी मान्यता दी गई है, जिसमें दीपक मिश्रा जी थे सीजीआई, और इनके साथ में 4 और अन्य जज थे। तो 5 जजों की पीठ ने ये सुनवाई की थी। और इसमें क्या हुआ था कि देखेंगे, निष्क्रिय इच्छा मृत्यु को मान्यता दी गई थी। निष्क्रिय इच्छा मृत्यु क्या होती है? मतलब कि जैसे कोई बीमार चला हो और उससे इजाज़त पाने की कोई संभावना नहीं, मतलब वो उस बीमारी से ठीक हो पाएगा, ऐसा कोई संभावना नहीं है, तो उसके दवाइयों को रोक दिया जाए। ये क्या है? निष्क्रिय। और सक्रिय क्या होता है? जिसको मान्यता नहीं दी गई। सक्रिय क्या होता है कि उसे जहर का इंजेक्शन या फिर जहर की दवा देकर उसे मार दिया जाए। तो ये हमारे आईपीसी में इसको मान्यता नहीं दी गई। निष्क्रिय को दिया गया कि जैसे कोई बीमार है व्यक्ति और वो जिंदा होने की हालत में नहीं हो सकता, मतलब सही होने की हालत में नहीं है, तो उसकी दवाई या डायलिसिस या वेंटिलेशन क्या है, रोक दिया जाए। ठीक, तो ये हमारा है। चलिए अगला देखते हैं, दंड संहिता के अनुसार दंगा का अपराध गठित करने के लिए न्यूनतम कितने व्यक्तियों का होना आवश्यक है? तो कितने व्यक्ति होने चाहिए दंगा के लिए? कम से कम 2 व्यक्ति। भाई लड़ाई जब भी होगी जब कम से कम 2 व्यक्ति होंगे, तभी तो आपस में लड़ सकते हैं या फिर दंगा कर सकते हैं। तो हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, डकैती करने के लिए न्यूनतम कितने व्यक्तियों का होना विधि के अनुसार आवश्यक है? तो डकैती के लिए कम से कम 5, याद रखेंगे, डकैती के लिए कम से कम 5 व्यक्तियों का होना आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किसके
किसे भारतीय दंड संहिता के प्रारूप को तैयार करने का श्रेय दिया जाता है? तो किसको दिया जाता है? लॉर्ड मैकाले। ये क्या थे? विधि आयोग के सदस्य थे और उसी के अध्यक्ष थे। विधि आयोग के क्या थे? अध्यक्ष। लॉर्ड मैकाले विधि आयोग के अध्यक्ष थे और इन्हें ही भारत में इंग्लिश शिक्षा लाने का श्रेय दिया जाता है। मतलब इंग्लिश जो आज हम लोग पढ़ रहे हैं वो इन्हीं की देन है भारत में, लॉर्ड मैकाले को। चलिए अगला देखते हैं। यदि का 25 वर्ष का प्रेमी है और खा 21 वर्ष की प्रेमिका दोनों आत्महत्या करने हेतु तत्पर होते हैं, का तो खा को गोली मार देता है परंतु खुद को गोली मारने का साहस नहीं जुटा पाता, तो निम्न में से किस अपराध का दोषी है? कहने का मतलब क्या है कि दो प्रेमी प्रेमिका हैं, वो किसी कारणवश परेशान होकर आत्महत्या करने की कोशिश करते हैं। तो अब कहने का मतलब क्या है कि ए जो है, लड़का जो है वो लड़की को गोली मार देता मगर खुद को गोली नहीं मारने का साहस नहीं जुटा पाता। तो उस जब पकड़ा जाएगा तो उस पर कौन से अपराध का दोषी माना जाएगा? ए हत्या, आत्महत्या, आपराधिक मानववध जो हत्या नहीं है या कोई अपराध नहीं। तो हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा कि क्या होगा? आपराधिक मानववध। क्या हो जाएगा? आपराधिक मानववध, जो कि धारा 299 में वर्णित किया गया। अब बात करते हैं हत्या। हत्या धारा 300 में हत्या का है और 309 में क्या है? आत्महत्या के बारे में बताया गया, जिससे कि अब इसे हटाया जा चुका है, मतलब हटा दिया गया है कि आत्महत्या पे कोई भी बैन नहीं है। पहले अगर आत्महत्या करते हुए पकड़े जाते तो आपको 1 साल की सज़ा थी, 1 साल की सज़ा हो सकती थी, जिसे कि ख़त्म कर दिया गया। अब चलिए, भारतीय दंड संहिता को लागू करने की कौन सी तिथि है? तो भारतीय दंड संहिता को लागू करने की तिथि कौन सी है? तो 1 जनवरी 1862। 1 जनवरी 1862 किसके द्वारा लागू किया गया? कैनिंग द्वारा। लॉर्ड कैनिंग द्वारा लागू किया गया था। और इस पे मतलब मंजूरी कब दी गई? इसको मंजूरी कब दी गई है? तो याद रखेंगे 6 अक्टूबर 1860 को इस चीज़ के लिए मंजूरी दी गई है। चलिए अगला क्वेश्चन, भारतीय दंड संहिता प्रभाव में कब आया? प्रभाव और लागू बात वही होती है, तो कब आया है? 1/1/1862। तो याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं 12 नंबर। भारतीय दंड संहिता में परिभाषित स्त्री शब्द से तात्पर्य उस नारी से है जिसकी आयु, देखिए स्त्री का मतलब कोई आयु विशेष से नहीं है, मतलब कहने मतलब क्या है कि कोई किसी भी आयु की स्त्री हो तो नारी हो तो उसके लिए हम स्त्री का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक, चाहे 1 साल की लड़की हो उसे भी हम स्त्री के कैटेगरी में ही रखेंगे आईपीसी के तहत। ठीक, अगला देखते हैं अपराध के लिए मुख्य तत्व कौन सा है? तो मुख्य तत्व अपराध के लिए क्या होना चाहिए? आपराधिक मन स्थित और आपराधिक कार्य, मतलब मन भी होना चाहिए और कोई काम भी होना चाहिए अपराध के लिए, तभी कोई आपराधिक अपराध होगा। चलिए अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सामान्यतः अपराध का आवश्यक तत्व है? तो कौन सा है? इच्छा। कौन सा हो जाएगा? इच्छा। अगर देखते सामान्य आशय का अर्थ क्या होता है? सामान्य आशय क्या होता है? एक ही आशय, मतलब जैसे कि है 5 व्यक्ति चोरी करने के लिए किसी घर में जाते हैं और पांचों का उद्देश्य क्या होता है कि हम चोरी करेंगे। तो ये क्या है? हम चोरी करेंगे, केवल चोरी करेंगे। तो ये क्या है? समान आशय, एक ही आशय। अगर इसमें क्या है कि एक सोचे कि हमारी इनसे दुश्मनी है, हम इनसे जाके हम दुश्मनी का भुगतान कर लेंगे, या फिर दूसरा कोई और सोचे, कुछ और सोचे, तीसरे का उद्देश्य कुछ और हो कि हम चोरी करेंगे, चौथे का उद्देश्य कुछ और हो, तो ये क्या होगा? समान आशय नहीं होगा, मगर एक ही उद्देश्य जाने, हम चोरी करने जा रहे हैं, चोरी करेंगे, तो वो क्या होगा? एक ही आशय। अगला, भारतीय दंड संहिता की धारा 34 को लागू करने के लिए निम्न से क्या तत्व आवश्यक नहीं है? पहला, समान आशय होना चाहिए। अपराध का कारित होना, ये भी जब तक कोई कार्य कारित नहीं होगा, कोई अपराध कारित नहीं होगा, किया नहीं जाएगा, तब तक कोई मतलब ही नहीं है। अगला है, अपराध सामान्य आशय से अग्रसर हो, ये भी सही है। तो इसमें क्या है? अभियुक्तों की संख्या 5 हो। ये जरूरी नहीं कि 5 हो, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, 5 से ज़्यादा भी हो सकती है, मतलब इसमें कोई संख्या, मतलब कि कम से कम 2 होने चाहिए। चलिए अगले देखते हैं, भारतीय दंड संहिता निम्न में से किस देश में लागू नहीं है? तो किस देश में लागू नहीं है? चीन में लागू नहीं है।
बाकी मलेशिया, सिंगापुर, श्रीलंका और बांग्लादेश और पाकिस्तान, ब्रुनोई, इन सब जगह ये आईपीसी लागू है। ये हमारे यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है पिछली बार, तो याद रखेंगे। अगला है भारतीय दंड संहिता पूर्णतः जम्मू कश्मीर में कब से लागू होगा? तो कब से लागू होगा? 31 अक्टूबर। हमारा इनमें से कोई नहीं ऑप्शन होगा, इसका सही ऑप्शन क्या होगा? 31 अक्टूबर 2019 को ये लागू कर दिया। एकता दिवस के दिन से पूरे देश में ये लागू हो जाएगा आईपीसी, जम्मू कश्मीर में भी लागू हो जाएगा, तो याद रखेंगे 31 अक्टूबर। अगला है 19 का गलत कथन का चयन करो। अध्याय 5 में क्या है? आपराधिक षड्यंत्र। 8 में सार्वजनिक शांति के विरुद्ध अपराध। 12 में क्या है? सिक्के तथा सरकारी स्टाम्प के विरुद्ध अपराध। और 17 में क्या है? संपत्ति के विरुद्ध अपराध। तो हमारा पहला ऑप्शन गलत है। ये आपराधिक षड्यंत्र का होता है 5A में, 5A, और 5 में क्या होता है? दुष्प्रेरण। चलिए अगला देखते हैं। किस धारा में सदोष अभिलाप के बारे में बताया गया है? तो सदोष अभिलाप के बारे में किस धारा में बताया गया है? तो किस में बताया गया है? धारा 23 में। धारा 23 में सदोष अभिलाप के बारे में बताया गया, मतलब कि गलत तरीके से कमाया गया लाभ। गलत तरीके से कमाया गया लाभ क्या होता है? सदोष अभिलाप होता है। तो बात करते हैं धारा 17 में क्या है? 17 में क्या है? सरकार। इसमें सरकार के बारे में बताया गया है, सरकार। और सरकार कैसी? केंद्र और राज्य दोनों की, केंद्र और राज्य दो तरह से सरकार का वर्णन किया गया। धारा 24 में क्या है? 24 में बेईमानी। अगर आप कोई काम बेईमानी से करते हैं तो धारा 24 के तहत गुनाहगार होंगे। और 28 में क्या है? कूटकरण। कूटकरण का मतलब क्या था? किसी चीज़ का जाली बनाना। जैसे आप कोई नोट है उसका जाली बना के बाजार में चलाते हो तो आप पकड़े जाओगे, तो धारा 28 के तहत कूटकरण के नियम के तहत आप पे केस होगा। अगला समलैंगिकता, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में हटा दिया, किस धारा में? तो 377 में। समलैंगिकता क्या होता है? मतलब एक ही लिंग के लोग शादी कर लेते, जैसे कि लड़का लड़का से शादी या फिर लड़की लड़की से शादी कर लेती, तो क्या होती है? समलैंगिकता होती। अब समलैंगिकता के बारे में थोड़ा देखते हैं क्या होता है कि सबसे पहले 1994 में इसमें पहली बार चुनौती दी गई और 24 साल बाद 2019 में लगभग इसे समाप्त कर देगा। पहले क्या था कि अगर कोई लड़की लड़की शादी करती है, लड़का लड़का शादी करता, तो उसे 10 साल की सज़ा हो जाती थी, या फिर जुर्माना। और ये सज़ा कैसे थी? गैर जमानती, मतलब आपको जमानत भी नहीं दी जा सकती थी। तो इस पे सुप्रीम कोर्ट ने स्वतंत्रता के अधिकार के तहत 377 को हटा दिया है। चलिए अब देखते हैं आईपीसी का पूरा नेम क्या है? इंडियन पैनल कोड 1860। अब अगला देखते हैं धारा 498 का संबंधित है। पहला, विवाहित स्त्री को आपराधिक आशय से फुसलाकर ले जाना। कोई विवाहित स्त्री उसको आपराधिक आशय से फुसलाकर ले जाके उससे कुछ गलत काम करना या फिर करवाना, तो ये क्या है? ये हमारा 498 में आता है। किस धारा तहत आ जाएगा ये? 498। तो यह होगा 498, तो ये हो नहीं सकता। अगला, विधिपूर्ण विवाह के बिना कपटपूर्ण विवाह कर्म करना, ये होता हमारा 496 में। मतलब ज़बरदस्ती भगा के लेके आके ज़बरदस्ती बिना लड़की के मर्जी के शादी कर लेना, वो अगर उसमें दोषी पाया जाए तो किसके तहत? 496, धारा 496। अगला है दहेज प्रथा संबंधित, तो इसका खुद ही एक अधिनियम है। कौन सा? दहेज निषेध अधिनियम। दहेज निषेध अधिनियम 1961 में हुआ था। याद रखेंगे दहेज निषेध अधिनियम कब आया, पारित हुआ? तो 1961 में। तो हमारा सी ऑप्शन से हो जाएगा। क्या हो जाएगा? किसी स्त्री के पति या पति के नातेदार द्वारा उसके प्रति क्रूरता करना, वो किसमें है? धारा 498 का में। अगला निम्नलिखित में से कौन सा आईपीसी संबंधित नहीं है? तो कौन सा नहीं है? तलाक। तलाक किससे है? तलाक एक सिविल लॉ का है। तलाक कैसा है? सिविल लॉ का है। चलिए, यह आईपीसी संबंध में है। जिस क्राइम को करने के लिए शारीरिक कृत्य करने पड़ते हैं वो होता है क्या? जिसमें शारीरिक कृत्य करने पड़ेगा, एक टस्क्रिया होता है। मेंसरिया क्या होता है? मानसिक, दिमाग से। जैसे कोई चीज़ हम दिमाग से करते हैं क्राइम, वो कहता है मेंसरिया। जैसे
हैक करना, किसी कंप्यूटर को हैक कर लेना, इसमें क्या दिमाग ही तो लगता है। एक्टस रिया क्या होगा, हम चोरी करते हैं, चोरी में फिजिकल हाथ से मारते हैं किसी को या फिर कुछ करते हैं, तो वो क्या होगा, एक्टस रिया। चलिए अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक नागरिक कानून नहीं है, तो कौन सा नहीं है, आईटी एक्ट, ये क्या है आपका नागरिक कानून नहीं है, ठीक है। बाकी एक क्या है, तीनों नागरिक कानून है, ये मतलब ये तीनों सिविल कानून है और ये क्रिमिनल लॉ है। आईटी एक्ट क्या है, क्रिमिनल लॉ, जिसमें आप कंप्यूटर संबंधित कोई भी हैक वैक करते हो तो इसके अंतर्गत आएगा। किस गवर्नर जनरल के समय में प्रथम विधि आयोग 1834 का गठन किया गया, तो कौन से गवर्नर जनरल थे जिनके मतलब कि समय में गठित किया गया, तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक। अगला है वंश पिकाक के बारे में कौन सा कथन असत्य है, कौन सा कथन, जो वंश पिकाक हैं इनके बारे में कौन सा कथन असत्य है। देखते हैं पहला क्या है, ये फोर्ट विलियम्स सुप्रीम कोर्ट के अंतिम चीफ जस्टिस थे, बहुत सही बात। ये कलकत्ता हाई कोर्ट के प्रथम चीफ जस्टिस थे, ये भी सही है, क्योंकि ये भी एकदम सही बात है। ये 1862 तक ये अंतिम पद से रिटायर हुए थे यहाँ से, 1862 में इन्होंने कलकत्ता हाई कोर्ट के प्रथम जस्टिस बनाए गए। फिर इनसे आईपीसी के रिपोर्ट पर पुनर्विचार किया गया, हाँ इन्होंने ही आईपीसी के रिपोर्ट पर पुनर्विचार किया था और इसे लागू करने के लिए सलाह दी थी। इनके द्वारा आईपीसी को लागू किया गया, ये गलत है, इनके द्वारा आईपीसी लागू नहीं किया गया था, तो हमारा डी ऑप्शन गलत हो जाएगा। अगला, जम्मू कश्मीर को राज्य पुनर्गठन ने राष्ट्रपति की मंजूरी राष्ट्रपति द्वारा कब प्रदान की गई है, तो कब प्रदान की गई है, 9 अगस्त 2019 को राष्ट्रपति ने इस पर हस्ताक्षर किए हैं, याद रखेंगे। सी ऑप्शन सही होगा। 5 को क्या हुआ था, 5 को राज्यसभा में प्रस्तुत किया गया, सॉरी लोकसभा में प्रस्तुत किया गया, 6 को राज्यसभा में, तो इस तरह से किया गया है। अगर धर्म से संबंधित अपराध किस अध्याय में है, तो धर्म से संबंधित अपराध किस अध्याय में है, अध्याय 15 देखते हैं। अध्याय 15 में ही धर्म से संबंधित अपराध है, तो हमारा ए ऑप्शन से हो जाएगा। अब देख लेते हैं 16 में क्या है, 16 में मानव शरीर को प्रभावित करने वाले अपराध, जो भी चीज़ मानव शरीर को प्रभावित करेंगे, चाहे लूट हो गई, हत्या हो गई, तो इसी में आएगा, मानव शरीर को प्रभावित करने वाले अपराध इसमें आ जाएंगे। धारा अध्याय 16 धारा 299 से 370 तक। अब अध्याय 19 में क्या है, जो कि 490 से 492 है, इसमें क्या है, सेवा संविदा का आपराधिक भंजन, जो सेवा होती संविदा होती, संविदा की जॉब होते हैं, तो उसी से रिलेटेड है, सेवा संविदा का आपराधिक भंजन, संविदा का आपराधिक भंजन। और अध्याय 11 धारा 191 से 229 तक क्या है, झूठ साक्ष्य तथा लोक न्याय के विरुद्ध अपराध। अगर आप कोई झूठा साक्ष्य प्रस्तुत करते हो तो आपके प्रति जो केस चला जाएगा, उससे अध्याय 11 के तहत। चलिए, तो आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो हमें इस नंबर पर व्हाट्सएप करें और कमेंट करें। थैंक यू।